अभी ए राजा ने जो है बोला कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, और कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी ने भी कुछ यही इंडिकेट करने की कोशिश करी थी। तो सर, राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है, और भारत एक राष्ट्र है या राज्य है? इस टॉपिक में बहुत क्लियर है कि इस बात को हमें समझना था ही, लेकिन जैसा आपने कहा कि आज पेपर में आया है कि डीएमके के एक नेता ने कहा, मैं क्या नाम लूं, ये वही नेता है जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी नामजद थे, और साथ ही साथ चूंकि पॉलिटिक्स कुछ अलग ही गेम है, लेकिन जो मुद्दा उठा, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि भारत एक राष्ट्र ना होकर यूनियन ऑफ स्टेट है, और उन्होंने संविधान का जिक्र किया था कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इस बात को जरा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक चीज को समझते हैं कि सबसे पहले तो यह देखो कि राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है। आज एक एक बुनियादी जो संकल्पनाएं हैं आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य चार चीजों से मिलकर बनता है, चार तत्वों से मिलकर बनता है। पहला है निश्चित भूक्षेत्र, दूसरा है निश्चित जनसंख्या, और तीसरा है वहां एक सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार संप्रभु होनी चाहिए, सॉवरेन। कहने का मतलब है स्टेट, अगर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ से देखें तो राज्य बराबर टेरिटरी प्लस पॉपुलेशन प्लस गवर्नमेंट प्लस सॉवरेनिटी। अगर ये चार चीजें हैं तो ये राज्य हो गई। चूंकि भू क्षेत्र है मतलब एक सीमा है, एक बाउंड्री है, जनसंख्या भी काउंटेबल है, इसीलिए हम यह भी कहते हैं कि राज्य एक मूर्त इकाई है, दिखाई देती है। अगर ये चार चीज जहां पे हो हम उसे राज्य कह सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रश्न आया मिस्टर राहुल गांधी का, या जो डी राजा ने कल कहा, उसमें कहा कि राष्ट्र नहीं है, तो पहले अब ये राष्ट्र क्या है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई है। अब जब भावनात्मक इकाई है तब एक तरह से कहें इंटेंजिबल है, अमूर्त है। पहला अंतर, राज्य मूर्त है, राष्ट्र अमूर्त है, क्योंकि यहां भावना पक्ष प्रधान है। अब वो भावना किस चीज की? वो भावना है वननेस की, एकत्व की। मतलब हम सब एक हैं, ऐसी भावना आने लगती है तो ये राष्ट्र का निर्माण होता है। यही है राष्ट्र की संकल्पना, कि हम सब में एक लगाव हो, हम सब में ऐसा लगे कि हम सब एक हैं, और तब यह राष्ट्र बनता है। और इसीलिए जातीयता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इतिहास के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये सब जब एंटिटी ऐसी बनने लगती है, भावनाएं आती हैं, तो हम इसे कहते हैं यह राष्ट्र है। अब जरा इस बात को देखिए कि राष्ट्र और राज्य जब अलग अलग हो गया, धीरे धीरे जब मॉडर्न, जब विश्व इतिहास समकालीन दौर से गुजरने लगा, कुछ चेंजेज आए, तो एक कॉन्सेप्ट आया और उसको कहा गया नेशन स्टेट, राष्ट्रीय राज्य, नेशन स्टेट। ऑब्वियसली जब नेशन स्टेट है तो एक और बात आई, स्टेट नेशन, कि राष्ट्रीय राज्य या राज्य राष्ट्र में क्या अंतर है। तो जब नेशन स्टेट होगा, नेशन भी है और स्टेट भी है। अभी मैंने नेशन और स्टेट का अंतर बताया था, एक भावनात्मक है और एक जो है मूर्त है। अगर नेशन स्टेट है तो सामान्यतः माना जाता है कि यहां पर एक होमोजीनियस, एक समांगी व्यवस्था होगी, जहां पर आप मान लीजिए एक सी संस्कृति, एक सी भाषा, है ना, एक समान भाषा, एक समान संस्कृति, एक जैसी रीति रिवाज, परंपराएं जब सब होंगी, और साथ ही साथ वहां सरकार होगी, वहां पर वो संप्रभु होगी, उसकी बाउंड्री होगी, ये सब अगर हो जाए तो ये नेशन स्टेट होता है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक आदर्श परिकल्पना है कि एक ही संस्कृति हो, एक ही भाषा हो, एक ही जैसी रीति रिवाज और परंपराएं हो, इन जनरल नहीं है। लेकिन अगर उदाहरण देखा जाए तो जैसे जापान, दक्षिण कोरिया,
है ना, ऐसी जगहों पर, डेनमार्क, ऐसी जगहों पर इसे कहा जा सकता है। तो नेशन माने, और देखो मैंने कहा समांगी, होमोजीनियस, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, विरासत के आधार पर, ट्रेडिशन के आधार पर, जब एक ही जैसी चीजें होंगी और साथ ही साथ वहां पे स्टेट मतलब बाउंड्री भी डिफाइन हो, सरकार भी हो, संप्रभु भी हो, तो ये हो गया नेशन स्टेट। उदाहरण भी दे दिया। अब आता है स्टेट नेशन क्या है। तो सेम चीज यहां पर समांगी की जगह हेट्रोजीनियस हो, विसमांगी हो, मतलब मल्टी कल्चरलिज्म हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुसंस्कृति। वहां क्या था, एकल था, वहां एक भाषा, एक संस्कृति, एक परंपरा के साथ था। यहां बहुसंस्कृति होंगी, बहुभाषाएं होंगी, और इसके बावजूद लेकिन एक लीगल, आप कहें लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से, एक ही सरकार के द्वारा ये सब एक दूसरे से बंधे होंगे, तब ये स्टेट नेशन कहलाता है। भाषाएं अलग हैं, संस्कृतियां विविध हैं, रीति रिवाज अलग हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट एक लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के नाते ये सब बंधे हुए हैं, सब एक, आप कहें एक संवैधानिक मानदंड से बंधे हुए हैं, तब ये कहलाता है स्टेट नेशन। यहां क्या है, मोनोकल्चरलिज्म, मोनो लैंग्वेज है, यहां पर क्या है, मतलब इसको मैंने कहा होमोजीनियस, यहां का हेट्रोजीनियस। यहां विविधता है, मल्टीकल्चरलिज्म है, लेकिन उसके बाद भी एक फ्रेमवर्क के द्वारा सब बंधे हुए हैं, तो ये स्टेट नेशन है। और अगर स्टेट नेशन देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आजकल ज्यादातर स्टेट नेशन ही दिखते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, और इवन अगर हम पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांतों के आधार पर देखें, अगर आपसे पूछे कि भारत क्या है, तो आप खुद बताइए। अब क्लियर हो गया होगा, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जहां पर एक भाषा, एक संस्कृति, एक रीति रिवाज, तब जाकर नेशन होता है स्टेट। यहां पर जब बहुसंस्कृति की बात आ रही है, तो भारत तो आप जानते ही हैं कि एक कोस में पानी बदले चार कोस में वाणी। तो ऑब्वियसली हम तो मल्टीकल्चरलिज्म, दुनिया में विविधताओं में एकता हमारी पहचान है, तो ऑब्वियसली भारत अगर सैद्धांतिक रूप से देखो तो स्टेट नेशन के टर्म पर खरा उतरता है। इन सबसे अलग लेकिन अगर भारत की पहचान कही जाए और इंटरव्यू का प्रश्न है, थ्योरेटिकली तो हम यहां देखेंगे, लेकिन जैसा कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल कहते हैं कि भारत इन दोनों की उससे अलग, क्योंकि हमारा इतिहास बड़ा पुराना है। मार्क ट्वेन ने तो काशी के बारे में कहा है कि यह इतिहास से भी अतीत है, इतिहास से भी पुराना है। तो हमें देखते हुए वो कहते हैं कि भारत नेशन स्टेट और स्टेट नेशन की जगह वो कहते हैं भारत को सिविलाइज स्टेट कहना ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसकी पहचान सदियों से, सहस्त्राब्दियों से बनी हुई है, फिलॉसॉफिकल लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर, कल्चरल लेवल पर। तो ये नए कॉन्सेप्ट से अलग भारत वास्तव में एक सिविलाइज्ड स्टेट ज्यादा दिखता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र राज्य है, जो नेशन स्टेट है, वो एक तरह से पॉलिटिकल और एक तरह से कि टेरिटोरियल एंटिटी है, जो राष्ट्र राज्य है। और ऐसे में जब हम इन सारे अंतरों को समझ गए, मैंने आपको राज्य बताया, राष्ट्र बताया, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन बताया। अब उस प्रश्न पे आते हैं कि सर राष्ट्र है या नहीं, ये बातें तो समझ में आ गई कि स्टेट नेशन है, लेकिन जब राहुल गांधी जी और माननीय राजा साहब, माननीय इसलिए लगाया कि ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, तो आखिर भारत एक राष्ट्र है या नहीं। क्योंकि संवैधानिक प्रावधान से जाएं तो अनुच्छेद 1 से ही, जब हमारे पहले तो प्रस्तावना में ही वी द पीपुल ऑफ इंडिया या इंडिया दैट इज भारत की बात आती है, और उसके बाद जब हम देखें तो संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, कोई शक नहीं है। यह यूनियन ऑफ स्टेट जब कहा गया है तो राष्ट्र है या नहीं। तो पहले जरा इस बात को यह देखिए कि भारत को अंग्रेजों के आने से पहले से ही भारत एक राष्ट्र है, पहले तो हमें यह मानना है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं।
हमारा मौलिक कर्तव्य जो कहता है, या फिर जब हम अंग्रेजों के खिलाफ औपनिवेशिक शासनकाल में लड़ाई लड़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम लड़ते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है ना, या किसी एक स्टेट की बात है। जब हमारे पास, जब हम किसी भी, अगर सरदार भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, बिस्मिल की बात करें, अशफाक की बात करें, गांधी की बात करें, तो यह बताइए ये किसी एक जगह की धरोहर है या हमारी राष्ट्रीय धरोहर? ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है। अगर हम इंडिपेंडेंस कॉलोनियल काल में देखें, जो हमें पढ़ना है राष्ट्रवाद की विकास व उत्पत्ति में। लेकिन अगर हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखें, अगर पहले के लोग कहते हैं, जैसे जे.एस. मिल या जितने कैम्ब्रिज हिस्टोरियन हैं, उन्होंने जानबूझकर कहा कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, यह विभिन्न जातियों का, विभिन्न वर्गों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न क्षेत्रों का एक समूह रहा है, लेकिन भारत एक राष्ट्र नहीं रहा है। यह तो जानबूझकर वो कॉलोनियल मेंटेलिटी है जो भारत को बांटना चाहती थी। उसी बात को इस तरह से देखा जा सकता है कि भारत राष्ट्र नहीं रहा। भारत सबसे, जैसे मैंने कहा ना, नायपॉल ने कहा सिविलाइज्ड स्टेट है। इसलिए है कि अगर आज की व्याख्या जो यूरो केंद्रित है, जो मैंने नेशन और स्टेट में बताया, तो वहां कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन भारत इस रूप में राष्ट्र है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, ये सदियों से चले आ रहे हैं और सबने एक बांध के रखा है। अगर हम थ्योरेटिकल और किताबी और डी राजा जैसे लोगों को लेकर देखें कि यह राष्ट्र है या नहीं, तो किताबी आधार पर जरूर इस पर डिबेट हो सकता है। लेकिन अगर हम एक बृहद दृष्टिकोण लेकर चलें, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, रीति रिवाज, परंपराओं, विरासत को लेकर चलें, तो जिस तरह से जो हमारा बॉर्डर है, जो हमारा पूरा, आपको याद होगा विष्णु पुराण में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्र चैव दक्षिण वर्षम तद भारतम नाम भारती यंत्र संतति। जब यह बात लिखा है कि उत्तर, जिसके एक तरह से आप देखिए कहता है कि जिसके उत्तर में हिमालय है और जिसके दक्षिण में आप कहें महासागर है, जब ऐसी बातें आती हैं, बाउंड्री बड़ा क्लियर है, हम सबको भारत कह रहे हैं। इसी तरह पौराणिक रूप से भी आप देखें तो बहुत सारी हमारी चीजें ऐसी हैं जो सिद्ध करती हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी परिकल्पना रही है। और तो और, अगर शंकराचार्य 4 जगह पीठ बनाते हैं तो आप देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उन्होंने भारत को उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम कैसे बांधा, चारों जगह बनाकर। और एक बात बताइए, अगर हमारे परंपराओं को देखें, जैसे मैं कहूं होली आने वाली है, होली, दिवाली, इस तरह के जो पर्व हैं, क्या केवल एक जगह, एक क्षेत्र में मनाए जाते हैं या लगभग उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं? ये वो चीजें हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान को बांधकर शुरू से ही रखा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो राष्ट्र की पहचान है, अस्मिता है, वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से है। तो हम कह सकते हैं भारत एक कल्चरल नेशन है, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसीलिए नायपॉल साहब ने कहा कि हमारी ऐतिहासिकता ऐसी है, हमारी विरासत ऐसी है कि हमें नेशन स्टेट और स्टेट नेशन से अलग होकर सिविलाइज स्टेट या कल्चरल नेशन जैसा सोचना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं भारत राष्ट्र नहीं है, वो राष्ट्र इस आधार पर कहते हैं नहीं है कि जो पॉलिटिकल, जो वेस्टर्न यूरोपियन कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है, कि एक जातीयता हो, एक नृजातीयता हो, एक भाषा हो। तो ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में देखिए कौन निकलेगा। इसी आधार पर कई लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कुर्द हैं। अब ये बेचारे जहां पर एक जाति आधार पर अपने आप को राष्ट्र मानते हैं, लेकिन इनका कोई देश नहीं है, तो राष्ट्र है लेकिन राज्य नहीं है। वो बेचारे अपनी पहचान को लेकर लड़ रहे हैं। तो एक सीमा इस तरह से बताई जा सकती है। लेकिन अगर भारत के बारे में बात करें तो यह बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि हम, कोई ना कहे कि हम राष्ट्र नहीं हैं, हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र हैं। हमारी पहचान, हमारा इतिहास इतना पुराना है कि हम इस तरह से, इन तरह की व्याख्याओं, इस आधुनिक और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उससे अलग दिखते हैं। याद रखिए, हमें यह कहना होगा कि भारत एक राष्ट्र होते हुए, भारत एक राष्ट्र होते हुए यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जब राष्ट्र है तो हमारी कल्चरल विरासत है और यूनियन ऑफ स्टेट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है।
संवैधानिक रूप से जब हम देखते हैं, लीगली रूप से देखते हैं, तो यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन अगर भावनात्मक रूप में देखते हैं, हमारी विरासत, हमारी ऐतिहासिकता के रूप में देखते हैं, परंपराओं के रूप में देखते हैं, तो भारत एक राष्ट्र है। और याद रखिए, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्योंकि जब यूनियन ऑफ स्टेट आता है तो संघीय ढांचा आता है। संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर माने आप कहिए शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच। और जब राष्ट्र की बात आती है तो आप देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर आसाम से लेकर गुजरात तक, हम सब में जो एक भावनात्मक लगाव है, हम सब में जो एक कल्चरल, एक तरह से कहिए पहचान है, आइडेंटिटी है, वो सब हमें बताती है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में है। इसलिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं, वो टोटैलिटी से, होलिस्टिक तरीके से भारत की अस्मिता को नहीं पहचानते। आगे से हमेशा कहना है हमारा राष्ट्र है, लेकिन जो कथित कहें कि जो नया कॉन्सेप्ट है यूरोसेंट्रिक, वैसा राष्ट्र ना होकर हमारी पहचान सांस्कृतिक है और हम दोनों के साथ जुड़े हैं, तभी हमारी वास्तविक व्याख्या हो सकती है। यह भी याद रखना है, जब भी चुनाव, हाँ अगर यूपीएससी में पूछता है तो क्या आपने कॉम्प्लीमेंट्री बताया? हाँ, तो वेन डायग्राम से भी बता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एकदम कहना है कि राष्ट्र एक अलग एंटिटी है और यूनियन ऑफ स्टेट अलग तरीके से कहा जाता है। लेकिन भारत जैसे कुछ देश हैं जो यहां पर क्या है, कॉमन साझा करते हैं, और ये हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हम ऐसे बता सकते हैं। यही नहीं, ये जो जब भी चुनाव आता है, इस तरह की बातों को आपको राजनीतिक हिसाब से, राजनीति एक जुगाली जैसे गाय करती है ना, जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय बहुत सारी ऐसी चर्चाएं आएंगी। वो कहते थे ना राहत इंदौरी कि सरहद पर तनाव है क्या, देखो वहां चुनाव है क्या। तो ये सब वो लोग हैं। और याद रखिए, जो डीएमके पार्टी है, जिसके राजा ने अभी अभी कहा, वो ये वही पार्टी है, जब भारत आजाद हुआ था तो इस पार्टी ने एक अलगाववादी आंदोलन चलाया था, द्रविड़ नाडु की मांग की थी, अलग देश की मांग की थी। डीएमके के शुरुआती दौर में अलग द्रविड़ देश की मांग की गई, और जब मांग की गई फिर विभिन्न कारणों से यह सब समाप्त हो गया। चाहे हमारी नेशनल इंटीग्रेशन की बात आए, हमारी इंटीग्रिटी की बात आई, उसी समय 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, उन परिस्थितियों को देखते हुए डीएमके ने हटा दिया था। लेकिन आजकल की पॉलिटिक्स में जब आइडेंटिटी की बात आती है, जब समस्याएं ऐसी लगने लगती हैं कि अब चुनाव जीतना थोड़ा टफ है, तो ऐसी चीजें की जाती हैं। और बताया ना कि तो वही लोग हैं जो कई तरह के स्कैम में शामिल है। तो इस तरह की बात आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, तो नई शिक्षा नीति में हिंदी की बात को लेकर भी द्रविड़ नाडु की बात की जाने लगी थी। लेकिन ये सारी चीजें हटा दीजिए, ये उत्तर दक्षिण की दरार को पैदा करने के लिए, भारत की एकता को तोड़ने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं रहा है, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। ये उन्हीं लोगों पे छोड़ो। मुझे एक कहे हुए एक शेर याद आता है किसी का, यहां की बातें वहां बताने वाले खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले, और सच पर यकीन कोई नहीं करता और झूठ पर ताली बजाते हैं जमाने वाले। तो इसलिए इस तरह की बात चलती रहती है। सच बोलिए, और सच क्या है जब आप पढ़ेंगे, चीज को समझेंगे, और भारतीयत्व को समझने के लिए, भारतीयता को समझने के लिए थोड़ा अपना माइंडसेट बृहत करना ही चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और इसी तरह से हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं।